एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और एक नए क्लेवर के साथ। नया सवेरा के बेहद इस खास अंक को लेकर देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। और कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचाए, और यही कुछ हुआ हरियाणा में जब भाजपा लगा रही है हैट्रिक के साथ जीत। और अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी देखना होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, और साथ साथ नजर होगी कुछ अन्य खबरों पर भी, जहां खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर नजर डालेंगे। और इस एक घंटे मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना। तो जीत की हैट्रिक की अगर हम बात करें और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी नायाब हीरा साबित हुए भाजपा के लिए, किस तरह से अब सरकार गठन की तैयारी होगी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या गवर्नर साहब इस बार दरों को अपरिवर्तित रखेंगे या फिर कोई चेंज किया जाएगा, इस पर रहेगी सबकी निगाहें। बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई, साथ ही साथ जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में जीत की शानदार हैट्रिक के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी, दिल्ली में बैठकों का दौर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की होगी सरकार, विधायकों की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे विकास की सौगात, 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। आरजीकर अस्पताल कांड पर देश भर से कई डॉक्टर पहुंचे कोलकाता, भूख हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों के साथ दिखाएंगे एकजुटता। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति में हुए फैसलों की घोषणा आज, ब्याज दरों पर होगी नजर। ये जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा की, जहां तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में करीबन 48 सीट पर शानदार जीत के साथ बीजेपी अब इसे हैट्रिक का नाम दे रही है और आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया। और चुनाव से पहले ही ये घोषणा भी हो गई थी कि चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लिहाजा अगले मुख्यमंत्री भी सैनी ही होंगे। उससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। वैसे सरकार गठन को लेकर दिल्ली में कल शीर्ष नेताओं की हरियाणा के प्रभारी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कल एक बैठक हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार नई सरकार का शपथ ग्रहण विजयदशमी यानी कि 12 अक्टूबर को हो सकता है। अब देखना होगा कि नई कैबिनेट कैसी होगी, कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। तो ये जो अंडर करंट था, क्या इसे कांग्रेस नहीं समझ पाई? और नायब सिंह सैनी वाकई एक नायाब हीरा साबित हुए, जब भाजपा ने हैट्रिक लगाने की बात पहले ही की थी और उसे चरितार्थ करके भी दिखाया। क्या हुड्डा एरा अब बिल्कुल समाप्त हुआ और कांग्रेस की आपसी रार मुख्य वजह बनी उसकी हार की? इन तमाम बातों पर हम करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इस बार के मंत्रिमंडल में वो कौन से चेहरे शामिल होंगे जो हरियाणा को विकास पथ पर और आगे लेके जाएंगे। क्यों भावना? बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली के से शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। कल बैठकों का दौर जारी रहा, शीर्ष नेतृत्व ने भी कई बैठकें करी। अब देखना ये होगा कि नई सरकार के गठन में क्या नए चेहरों को शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरीके से हैट्रिक लगाई है, सभी को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। निश्चित तौर पर भावना, नए चेहरे की जहां तक बात है तो ये देखना होगा कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में कौन कौन नए चेहरे आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में राज्य में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम जानते हैं कि कल बैठक हुई, जब बीजेपी मुख्यालय में आपने भव्य जश्न की तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस जीत को बहुत बड़ी बताया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो नतीजे आए उस पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हरियाणा को लेकर थी कि आप देखें कि हरियाणा में कोई भी राजनीतिक दल कभी भी हैट्रिक नहीं लगा पाया और बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने में कामयाब रही है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए चूंकि आप लोकसभा चुनाव में देखें तो बीजेपी हरियाणा में उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, कई सीटें कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी थी, लेकिन इस तरह से शानदार तरीके से सत्ता में बने रहना ये अपने आप में बीजेपी की जो आगे के जो राज्यों में जहां चुनाव है, जहां बीजेपी अब पूरे दमखम से जाएगी, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर अब दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। तो कल जो बैठक हुई उसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई जो सूत्र बता रहे हैं और साथ ही साथ ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। जल्दी 2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी हरियाणा के लिए और वहां विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मत से नेता चुना जाएगा। उसके बाद औपचारिक तौर पर जो प्रक्रिया होती है सरकार गठन की, दावा पेश करने की और फिर शपथ ग्रहण तारीख भी जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा। तो बैठकों का दौर जारी है और वहीं जो एग्जिट पोल थे शैलेंद्र, वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार किया और ग्राउंड लेवल पर जो माइक्रो मैनेजमेंट था भाजपा का, वो इस जीत को जश्न में तब्दील करने के लिए सहायक साबित हुआ है। देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सही बात है कि एग्जिट पोल करने वालों को ये सोचना होगा कि आखिर वो जनता की नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। बीजेपी की जहां तक सफलता का सवाल है हरियाणा में, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी अगुवाई में आप हम जानते हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने जो शानदार काम किया है पारदर्शिता के साथ, जो लाभार्थी वर्ग एक बना है जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने पूरी चुनाव के दौरान ये कोशिश की कि सभी वर्गों को साथ लिया जाए और ऐसा जब आप देखें कि सीटवार आप विवेचना करें या मत प्रतिशत के लिहाज से देखें तो बीजेपी को कमोवेश सभी वर्गों का साथ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जबकि कांग्रेस की जो रणनीति थी वो कुछ खास वर्गों पर फोकस नजर आती थी, तो वहां पर कांग्रेस चूक गई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा की नाराजगी की जिस तरह से लगातार खबरें आती रहीं, वो खुले कहती रहीं कि हुड्डा कैंप के हिसाब से टिकट बांटे गए हैं, उसका भी कुछ नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। लेकिन बीजेपी की जबरदस्त रणनीति रही। चुनाव प्रभारी आप देखें, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान वो एक तरह से देखें कि लगातार जमे रहे। विप्लव देव ने बहुत मेहनत की, पूरे संगठन ने जो भी लोग नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की। तो बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखें एक प्रधानमंत्री की जो है काम हुआ हरियाणा में, उसका भी एक शानदार फर्क दिखाई दिया। जी शैलेंद्र, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, कहीं ना कहीं कहा जाए तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो था प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ था और बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ हैट्रिक लगाई है और 52 साल बाद तीसरी बार इस तरीके का रिकॉर्ड बन रहा है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी या किसी पार्टी की हैट्रिक लग रही है, ऐसे में माहौल किस तरीके का है? साथ ही साथ हरियाणा की जीत कहीं ना कहीं देश की राजनीति पर भी असर डाल रही है। आने वाले महाराष्ट्र में और झारखंड में भी और साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल असर होगा और आप देखें भावना कि जब चुनावी परिणाम निकल कर आए थे तो सोनीपत जिसे बोलते हैं कि हुड्डा का गढ़ है और पिछली बार ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार सोनीपत की 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसके अलावा जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, पलवल की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, वहां आम आदमी पार्टी की जो तमाम उम्मीदवार थे उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। तो ये बताता है कि दिल्ली में भी एक बड़ा बदलाव अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से कैंपेन करती रही और विकास के इन्हीं तमाम वायदों को और जो धरातल पर उन्होंने उतारा है उसको आगे लेकर जनता के बीच में गई तो उसका लाभ मिलेगा। दूसरी हरियाणा की जीत है वो एक बात की ओर इशारा करती है कि जिस तरीके से यहाँ पर कैंपेन चलाई गई, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार हैं उन्होंने विवादित बयानों से दूरी बना के रखी। और हरियाणा के बारे में ये कहा जाता है कि हरियाणा के जो जाट और गैर जाट है वो अहंकार पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि नम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
चुनावी मैदान में डटे रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार अहंकार भरी बातें करते रहे और जिस तरीके से आपने देखा है कि हुड्डा ग्रुप के द्वारा कुमारी शैलजा का अपमान किया गया, यहाँ के जो दलित समुदाय के लोग थे उनका ये कहना है कि जब एक सांसद के साथ हुड्डा ग्रुप इस तरीके का व्यवहार कर सकता है, जो दलित सांसद है, तो जो दलित लोग हैं उनके साथ किस तरह की स्थिति रही होगी। जैसे ही जब एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, हुड्डा ग्रुप के द्वारा जो तमाम उनके जो कह सकते हैं कि समर्थक थे, जिस तरह का उड़दंग पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह की बातें उन्होंने की, तो उसका भी जो असर है वो चुनाव में पड़ा है। क्योंकि सबको पता है कि जब हुड्डा की सरकार थी तो किस तरीके के यहाँ पर पर्ची खर्ची और जो तमाम दलित लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होते, तो ये निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित किया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हरियाणा के अंदर देखने को मिली। और हालांकि हुड्डा साहब कह रहे थे ना मैं रिटायर्ड हूँ ना मैं टायर्ड हूँ, और तमाम जो किंग मेकर्स पार्टियां थी वो नो मेकर बनकर रह गई जिस तरह से जब नतीजे सामने आए हैं। खैर, सरकार गठन की अगर बात की जाए नीरज, जिन नए चेहरों का जिक्र अभी हम शैलेंद्र से भी कर रहे थे और महिलाओं को भी इस बार अहम प्रतिनिधित्व दिया गया, और हमेशा से प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ना चाहिए। इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो किस तरह से हो सकता है? देखिए, इस बार के मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो हमने खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इसको लेकर बात करी थी, तो उनका ये कहना है कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उसमें होगा, युवा होंगे, बुजुर्ग भी होंगे और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी होगी। हरियाणा के अंदर जितने भी समुदाय के जो लोग रहते हैं, मंत्रिमंडल में कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादातर उन लोगों को समाहित करके और एक पूरे हरियाणा के अंदर मैसेज दिया जाए कि 36 बिरादरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और जिस तरीके से 36 बिरादरी का उनको समर्थन मिला है। अब कौन विधायक होगा और कौन विधायक मंत्री बनेगा, इसको लेकर भागदौड़ भी शुरू हो गई है। बहुत सारे जो जानकारी हमें निकल कर आई है, मनोहर लाल खट्टर के यहाँ पर बहुत सारे विधायक पहुंचे। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र थे देर रात तक, अब सुबह जो जानकारी मिली है कि चंडीगढ़ पहुंच गए और चंडीगढ़ में भी किस तरह से विधायक दल की बैठक होगी उसको लेकर जो चर्चा है वो शुरू हो गई है। दिल्ली में भी बैठकों का दौर है, वो शुरू है। खबर ये भी आ रही है कि दशहरा पर जो शपथ ग्रहण है वो हो सकता है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर इस तरह की मीडिया में चल रही है कि दशहरा पर शपथ ग्रहण हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, चाहे महिला हो, युवा हो, समाज के दूसरे वर्ग के लोग हों, उन सभी को 36 बिरादरी का जो प्रतिनिधित्व है वो बीजेपी के मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो साफ तौर पर मिठाई खाने का दिन है भाजपा के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मंथन करने का वक्त कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आने वाले जो राज्य हैं उनमें भी चुनाव आने वाले हैं। तो जो आपसी रार है जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्या इस खामियाजे को अब वो जीत में तब्दील करेगी, ये बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया, यानी कि हरियाणा की जीत का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है और राज्य में पार्टी को मिली जीत से कार्यकर्ताओं में पूरे जोश नजर आ रहे हैं, पूरे जोश उत्साहित नजर आ रहे हैं। और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हरियाणा में जो विजय हुई और उसके लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसको लोकतंत्र की जीत बताया है। हरियाणा में जो विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई मैं देता हूं और देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये जो आज का विजय है, ये विजय माननीय मोदी जी पर हरियाणा के और देश के जनता के विश्वास का विजय है और इस विजय ने दिखाया है कि हरियाणा वालों ने सब प्रकार की संकुचित राजनीति को बाजू में रखकर मोदी जी की विकास की राजनीति को स्वीकारा है। साथ में कश्मीर में आज लोकतंत्र की विजय हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जश्न मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ढोल नगाड़ा बजाकर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई। उन्होंने कहा इस मौके पर कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ढोल नगाड़े बजाते हुए झारखंड में हरियाणा की जीत का जश्न मना रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव का जो परिणाम आया है, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बात उनके ऊपर विश्वास और भरोसा आया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की जीत है और ये हैट्रिक हरियाणा में पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और यह विकास की जीत है और विकास की गारंटी की जीत हरियाणा ने लगाई है। और अब झारखंड और महाराष्ट्र अब इसकी बारी है। और हमारे साथ रांची से ही इस पूरी खबर पर बात करने के लिए दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, सुप्रभात आपको। विश्वास, पारदर्शिता, निष्पक्षता, इन तीनों का प्रतीक जिस तरह से भाजपा पार्टी मानती है अपने आप को, उसका जो जश्न है इस हैट्रिक लगाने का, उसकी गूंज अब झारखंड तक भी सुनाई दे रही है। कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और वो यही उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे ही नतीजे झारखंड को लेकर भी सामने आएंगे। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर कल दोपहर के बाद से ही पूरे झारखंड में जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश स्तरीय मुख्यालय रांची में है, वहां पर तो जश्न मन ही रहा था। सभी मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उसके बाद उन्होंने एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है, पारदर्शिता है, उस पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जनता ने मैंडेट दिया है, वो एक तरीके से लोकतंत्र के समर्थन में मैंडेट दिया है। तो इसकी जो झलक है वो पूरे झारखंड में कल देखने को मिली है और रात भर सेलिब्रेशन का दौर चलता रहा है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने और उसकी घोषणा जो है वो अब किसी भी दिन हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ से विजिट करके दिल्ली जा चुकी है। तो अब उसका अनाउंसमेंट होना है। लेकिन ये जो हरियाणा के परिणाम आए हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और ऊर्जा का संचार कर रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे थे कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, क्योंकि यहाँ पे जो कर्मा इनका फेस्टिवल होता है, प्रकृति पर पर्व, उसमें लोग ढोलक लेके निकलते हैं और बजाते हैं। तो वो कुछ झलक कल ऐसी देखने को मिली। आने वाले दिनों में दीपावली है, दुर्गा उत्सव का माहौल यहाँ पर चल रहा है और बेलवरण पूजा के साथ पूरा दुर्गा उत्सव पूरे झारखंड में जोश के साथ मनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन उसके पहले ही कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा पूजा भी मनाया, कर्मा भी मनाया और जो दीपावली आनी है उसका भी सेलिब्रेशन पटाखे और मिठाइयां बांटकर इन्होंने किया। तो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे राज्य का इंपैक्ट किस तरीके से झारखंड में दिखेगा, उसकी झलक कार्यकर्ताओं में दिखी। कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि हरियाणा में बीजेपी के अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे और एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखेगा। लेकिन जनता ने जिस तरीके से सुशासन पर वहां मोहर लगाया है और पारदर्शिता पर मोहर लगाई है, तो निश्चित तौर पर उसका रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में झारखंड में भी दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो तमाम नेता हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जिनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा हो, बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, जिला मुख्यालयों के तमाम विधायकों ने कल सेलिब्रेशन किया और ये मैसेज देने की कोशिश की है जी दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी में जो जोश है और लोगों का जो विश्वास है वो झारखंड में भी देखने को जी दिवाकर। तो जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने बाउंस बैक किया है, उसकी जो गूंज है वो कहीं ना कहीं झारखंड पर भी नजर आती हुई दिख रही है और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता जा रहा है। दिवाकर, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और खबरों का सिलसिला नया सवेरा पर जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं,
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर की, जहां गठबंधन की सरकार आएगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6, CPIM को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। इस जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनेंगे, और इस पर उमर ने कहा कि उन पर जताए गए विश्वास के लिए वो आभारी हैं। लेकिन विधायक दल का फैसला है और ये निर्णय सहयोगियों के साथ मिलकर लिया जाएगा, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। इसके बाद इंडी गठबंधन उपराज्यपाल के सामने जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे। श्रीनगर से कुछ ही देर में जुड़ेंगी रमा, और जम्मू से धीरज कुमार जुड़ेंगे। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 370 के हटने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर मजबूत होती हुई लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। जी हाँ, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए, लगातार ये संदेश गया कि लोकतंत्र में सक्रियता तो बढ़ी हुई, साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से चुनाव हुए और उसके बाद मतगणना हुई, ये साफ दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद जो चुनाव हुए हैं, लोग चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री जो हो वो उनके द्वारा चुना हुआ आए। श्रीनगर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ रमा त्यागी, और जम्मू से जुड़ गए हैं धीरज कुमार। आप दोनों को सुप्रभात। रमा, जिस तरीके से अब उमर अब्दुल्ला का आर्टिकल 370 पर रुख आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अब 370 निरस्त करने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया हुई है और गठबंधन की सरकार वहां आई है, तो उमर अब्दुल्ला का अनुच्छेद 370 पर क्या रुख है? देखिए, जो सरकार अभी यहाँ पर सरकार का जो गठन होगा उसी को लेकर अभी कई तरह की चीजें चल रही हैं, और वो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिस तरह के स्टेटमेंट आया है, सरकार आने के बाद तुरंत फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद जो कांग्रेस के वहां पर स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कह दिया कि सीट शेयरिंग हमारी हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पावर शेयरिंग जो है वो डिसाइड होगा, और पावर शेयरिंग यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, पावर शेयरिंग दिल्ली हाईकमान से डिसाइड होगा। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री तब उसमें तय होगा। इसके बाद जो PDP, जो इंडिया अलायंस की सहयोगी है, उनको लेकर कल सुबह ही उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था कि बहुत जल्दी कर दी फारूक अब्दुल्ला ने कहने में। उन्होंने कहा नहीं, हमने भी इस चीज को वो किया नहीं, तो हमें रिजल्ट आने दीजिए, हमें देखने दीजिए कि हम जो है इस स्थिति में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, कि हमें किसी का सहयोग भी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख था वो साफ वहां से हो गया था। वहीं PDP ने भी ये कह दिया कि वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में रहेंगे। तो अलायंस के बीच में जिस तरह की ये चीजें आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात अब ये हो जाएगी कि जो विधायक दल का जो नेता है ये किस तरह से चुनेंगे। और जो कांग्रेस ने 6 सीटें लेने के बाद भी पावर शेयरिंग की बात कही है, तो वो अपने आप में ये दिखाता है कि अभी जो ये गठबंधन लगातार जिसे हम कह रहे हैं कि सत्ता का गठबंधन होने वाला है, वो किस तरह से बनता है, क्या सहमति होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। रही अगर 370 की हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि 370 के साथ साथ
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें बीजेपी लगातार जो विकास के मुद्दे उठा रही थी, विकास के मुद्दों को भी जो है अपने जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर जगह दी थी। और जो इनके स्थानीय नेता 370 की बात नहीं कर रहे थे, स्थानीय नेताओं ने बात की थी विकास की, डेवलपमेंट की। और जो जिस एरिया में, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में हम गए थे, रूरल एरियाज में भी गए थे, तो वो यही कहते थे कि 370 की बात आप जो हमारी लीडरशिप है उनके पास रहने दीजिए, हमें यहाँ लोगों की बात करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेताओं का लोकल इश्यूज पर और विकास की बातों पर जो आया है उसको लेकर जो है हमें कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर एक तरफा जीत ही, जिस तरह से अगर हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं वहां पर जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एक स्थिर सरकार जो होना होता है किसी भी स्टेट में बहुत जरूरी होता है। तो स्थिर सरकार लोग चाहते थे, जैसे कि आप जम्मू में इस तरह से देखें, जम्मू में बीजेपी जो है वो अपनी जो बीजेपी की मजबूत पकड़ थी उसे न केवल बनाने में बल्कि उसे बढ़ाने में भी बीजेपी सफल रही है। बिल्कुल। पहले 25 सीटें थी और अब जो है 4-5 सीटें जो ज्यादा मिली है बीजेपी को, तो ये दिखाता है कि जम्मू की तरफ बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल 370 पर लगातार हमने फारूक अब्दुल्ला की बहुत अहम बयानबाजी सुनी है, लेकिन अब जिस तरह से वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके जो सुपुत्र हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस पर इंडिया अलायंस क्या फैसला लेती है, आर्टिकल 370 को लेकर वो आगे किस तरह से अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, ये देखना होगा। हमारे साथ धीरज भी बने हुए जम्मू से। धीरज, जिस तरह से रमा कह रही थी कि जम्मू में हमने जनाधार को बढ़ते हुए देखा और ये जनाधार जो बढ़ा है ये इस बात की तस्दीक करता है कि जमहूरियत के साथ आवाम का विश्वास जो है वो लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ता हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से कल चुनाव परिणाम हमने देखा, भाजपा 2014 के चुनाव में 25 सीट जीती थी और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 29 सीटें मिली है। और ये कहा जा सकता है कि अगर हम जम्मू की बात कर लें तो जम्मू में कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई है। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ की 43 सीटें थी और उन 43 सीटों में अगर हम जम्मू के आसपास के इलाकों की अगर हम बात कर लें तो उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। और ये जीत दिखाता है कि जनता यहाँ जो अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 370 या 35A का समर्थन किया है। और इसके अलावा जिस तरीके से घाटी में और या कह सकते हैं कि जिस तरीके से जम्मू में शांति का माहौल हुआ है, जिस तरीके से युवा मुख्य धारा का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने IIM या IIT को यहाँ देखा है, तो एक जो भरोसा होता है, एक भरोसा उन्होंने जरूर लोकतंत्र पर दिखाया है और एक भरोसा उन्होंने चुनी हुई सरकार पर भी दिखाया है कि उन्हें लगता है कि अब की बार जो सरकार बनेगी वो उनके लिए जरूर विकास का कार्य करेगी। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो बातें ये है कि खास करके अगर हम जम्मू की बात कर लें, अगर घाटी की बात को छोड़ दें, तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की और जिस तरीके से लोगों ने भरोसा दिखाया है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2-3 सीटें उनको जम्मू क्षेत्र से जरूर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस और NC दोनों के लिए जम्मू की जनता ने एक तरीके से उनको हाशिए पर खड़ा कर दिया है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटियों तक सिमट कर रह गई है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में शानदार प्रदर्शन किया है। और ये भी कह सकते हैं कि जो अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर लें तो घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। पिछली बार की तुलना में पहले से कहा जाता तमाम दलों को पीछे छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का है और इस बात को चरितार्थ करता है कि किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर जब वोटिंग पैटर्न उनके देखे गए और वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया, तो ये लोकतंत्र की अहम स्वस्थ जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को देने वाले एक बड़ी सौगात। क्या है ये सौगात, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है,
चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बस विकास स्वागत। और अब रुख करते कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखना शामिल है। इस पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा वे शिरडी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे, जिस पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके अलावा वे महाराष्ट्र के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ में स्थित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को देने वाले हैं बड़ी सौगात, जहां 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ अगस्त महीने में हुए रेप और मर्डर केस की, जिसके बाद अब तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। और इस केस में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आज देशव्यापी भूख हड़ताल पर है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक पीड़िता डॉक्टर को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। इससे पहले आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में कल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 50 सीनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर की शाम से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे अपनी 9 मांगों पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने कहा है कि सरकार अपने सभी वादे पूरे कर रही है। ममता सरकार ने डॉक्टरों से अनशन खत्म करने की अपील की है। वहीं बात अगर चंडीगढ़ के डॉक्टरों की करें तो वो भी एकजुटता के साथ डटे हुए हैं। आज एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स भी कैंडल मार्च निकालेंगे। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में अभी भी गुस्सा, आक्रोश लगातार बरकरार है और फाइमा ने आमरण अनशन की बात कही है। साथ ही साथ जो कल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर हैं, उनमें से करीब 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता से जुड़ गए हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, दुर्गा पूजा का त्योहार चल रहा है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आस्था इस समय देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस हुआ, उसके बाद अब भी डॉक्टरों का आक्रोश जारी है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं देशव्यापी पहले था और अब भी है, और किस तरीके से अब ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वैसे तो औपचारिक तौर पर आप सबको दुर्गा पूजा का बधाई देना मेरा फर्ज बनता है, पूरे दर्शकों को, आप दोनों को, हमारे सारे साथियों को, क्योंकि आज महाषष्ठी है और आज से ही दुर्गा पूजा का शुरुआत है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि ऐसी समय पे जो पीड़िता की माँ बाप है, वो ये पीड़िता ने अपने घर पर दुर्गा पूजा शुरू की थी और आज कल से उनके माँ बाप उसी दुर्गा पूजा स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं, जो बंगाल के लिए एक शर्मनाक बात है। उनका कहना है कि हमारा दुर्गा तो गई, अब आगे जाके दुर्गा पूजा का त्योहार का कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। हम लोग न्याय की मांग करते हुए इस धरने पर बैठ रहे हैं और विजयदशमी दिन तक, जो दशहरा कहला जाता है, उस दिन तक हम धरने पे बैठेंगे। और मांग क्या है? मांग यह है न्याय विचार मिले और जो जूनियर डॉक्टर आंदोलन पे है, उनके बेटी को जिस तरह से इस तरह बर्बरता की सामना करना पड़ा, आगे किसी बेटी को या किसी बेटा को इस तरह की बर्बरता की सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो जूनियर डॉक्टर उसके लिए आमरण अनशन पर है। तो ये माँ बाप ने उनके साथ दिया है और सरकार से अपील किया है कि ये जूनियर डॉक्टर का जो मांगे हैं, इस मांग को पूरा करे।
आज की बात अगर कहे जिस तरह से पूरे देश में तो साफ तौर पर जो 10 सूत्रीय मांगे थी, बिल्कुल प्रसन्नजीत, 10 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया और महिषासुर मर्दिनी के तौर पर हम माँ दुर्गा को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जब तक ये दुर्गा पूजा अपने समापन की ओर बढ़े, ये वहाँ पर फिर से स्थापित हो पाए पश्चिम बंगाल में, यही हमारी आशा है। और आपको भी दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं आसियान से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री राजधानी वियंतियाने में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लाओस वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सुनैक्से सेफाडोन के निमंत्रण पर हो रही है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस की यात्रा पर होंगे, जहां वो आसियान की समिट में भाग लेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा देश के लुक ईस्ट पॉलिसी के आउटरीच प्रोग्राम के विस्तारीकरण के तौर पर देखी जा रही है और माना जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगी। और इस यात्रा के दौरान भारत की जो तमाम प्राथमिकताएं हैं उस पर लाओस में भारतीय राजदूत प्रशांत अग्रवाल से बात की हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ पीडीआर की राजधानी वियंटियान में 10 और 11 अक्टूबर को आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या कुछ महत्व है और यहाँ पर अहमियत क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, उसको समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है प्रशांत अग्रवाल जी, जो कि भारत के राजदूत हैं लाओ पीडीआर में। सर बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा फोकस है, उसकी रोशनी में आप प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे देखें? यह वर्ष उनकी यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे कर रहा है और यह पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विजनरी लीडरशिप का ही परिणाम है। और यह पॉलिसी सिर्फ एक महज शब्द नहीं है, लेकिन इसका एक पिछले 10 सालों में बहुत एक एक्टिव और फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारे संबंध पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ हुए हैं। और यही पॉलिसी हमारे एक इंडो पैसिफिक रीजन अगर मैं कहूँ तो उसके साथ हमारे एक बृहत्तर एंगेजमेंट का भी एक महत्वपूर्ण आयाम रही है। सर, जिस तरह से हमने देखा कि G20 के दौरान भी भारत को ग्लोबल साउथ का एक चैंपियन के तौर पर देखा गया, आसियान क्षेत्र में ये जो भारत की नई छवि है उसको आप किस तरह से देखते हैं और मुश्किल वक्त में जो भारत ने रिस्पॉन्ड किया है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये जो भारत की नई पहचान बनी है पूरी दुनिया में, उसको इस क्षेत्र में कैसे लिया जा रहा है? भारत को एक बहुत ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे जाना जाता है। मैं हमारे नई सरकार के पहले 100 दिनों की बात करूं तो उसमें जो एक हम लोगों ने एक भारत को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह से जाना जाता है जब नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, तो हमने एक ऑपरेशन सद्भाव प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया, जिसके तहत जो टाइफून यागी में आपदाग्रस्त लोगों को लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम में हमने तुरंत सहायता पहुंचाई। तो भारत को एक बहुत विश्वसनीय पार्टनर और सहयोगी के तौर पे देखा जाता है। अंतिम सवाल सर मेरा होगा आपसे, जो भारत की जो सॉफ्ट पॉलिसी रही है उसको लेकर के जो आसियान क्षेत्र भारत के बीच में जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं उसको कैसे और प्रगाढ़ता मिलेगी, और ये देखते हुए कि अभी कैबिनेट ने भी पाली और प्राकृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है और यहाँ पर बौद्धिज्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते हैं जो कि दोनों ही क्षेत्रों के संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। जो हमारे इस देश से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं वो आज से हजारों साल पुराने हैं। भारत का साउथ ईस्ट एशिया से संबंध बुद्धिज्म के तहत तो रहा ही है, लेकिन जो रामायण है उसके भी भिन्न भिन्न वर्जन्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया में
प्रचलित हैं। सब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो हमें भी इंतजार है प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा का, और स्पष्ट तौर पर न केवल सांस्कृतिक तौर पर आसियान और भारत के जो संबंध है वो मजबूत होते नजर आएंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत की नीति है उसको आसियान के मंच पे और ज्यादा मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाहौर पीडीआर। और लाओस की राजधानी वियंतियाने से मेघना देव हमारे साथ जुड़ गई है। मेघना, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके बारे में तो हम आपसे बात करेंगे ही, साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में जिस तरह प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं मल्टीलैटरल फोरम पर ग्लोबल साउथ के देशों की। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियंचैन पहुंचेंगे। 10 और 11 तारीख का उनका दौरा है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिस तरीके से पिछले 100 दिनों में अगर हम देखें मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में जिस तरीके का साउथ ईस्ट एशियन रीजन की तरफ जो आउटरीच हुआ है, अगर हम देखें तो इनकमिंग और आउटगोइंग विजिट्स दोनों ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हमने हाल ही में देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर का दौरा, उससे पहले भी राष्ट्रपति के भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में हमने दौरे देखे थे। और उसके अलावा अगर हम देखें इनकमिंग विजिट्स की बात करें तो मलेशियन और वियतनामीज लीडरशिप के भी हाल में ही इनकमिंग विजिट्स भारत के लिए हुए हैं। अगर हम उसके साथ ही देखें तो ट्रेड जहां खड़ा होता है आसियान के साथ, आसियान भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम देखें तो बायलैटरल ट्रेड, अगर 2022-23 के आंकड़े देखें तो बायलैटरल ट्रेड 131 बिलियन US डॉलर के आसपास है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अगर ये बायलैटरल ट्रेड है। और अगर हम भारत के पूरे ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो ये तकरीबन 11% है भारत के पूरे ग्लोबल ट्रेड का। तो आसियान इस तरीके से भी एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। भारत और आसियान के जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अहम है इस मायने में भी। इसके अलावा देखें तो ये जो दौरा है इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि हम जिस तरीके से एम्बेसडर हमें बता रहे थे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 1 दशक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसके मद्देनज़र अगर हम देखें तो किस तरीके से और नए नए सेक्टर्स में काम हो सकता है। भारत ना केवल इन जगहों पर अगर साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे अगर हम देखें तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बल्कि उसके साथ ही अगर हम देखें तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। उसके साथ अगर हम देखें तो ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाओस में एक परंपरागत वेलकम मिलेगा। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर लाओ पीडीआर में वियंचैन में पूरी तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम की। हालांकि यहाँ का कम्युनिटी साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो डायस्पोरा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भी एक तस्वीर हम इस बार आसियान समिट में देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें, पाली संस्कृत की बात करें तो वहाँ पर उसके भी अवशेष नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए मेघना। नया सवेर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब शारदीय नवरात्र की, आदि शक्ति की आराधना की। और शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बात करें अगर दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी, छतरपुर मंदिर और झंडेवालान मंदिर की, तो यहाँ श्रद्धालु पूजा दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और माँ की आराधना के लिए भक्तगण सुबह से ही कतारों में लगे हुए। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा इन नवरात्रों में की जाती है। उसका समापन कन्या पूजन के साथ होता है। और दिल्ली के ही कालका मंदिर से डॉक्टर सुवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुवेश, कालका मंदिर की बात करें तो कई वर्षों पुराना ये मंदिर है, और लोगों का जो विश्वास और उनकी आस्था है वो तो और भी पुरानी है। तो किस तरह से भक्तगण आज माँ के जयकारे लगा रहे हैं कालका मंदिर में?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है और क्योंकि ये कालका जी सिद्ध पीठ है, आज यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मैं चाहूँगी सबसे पहले एक बार अपने सहयोगी से कि वो आपको माँ कालका जी के दर्शन कराएं। आपके साथ साथ जो हमारे दर्शक हैं उनको भी माँ कालका जी के एक बार दर्शन हो जाए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मंदिर है इसकी जो संरचना है वो ब्रह्मांड की संरचना के अनुरूप की गई है, जो क्योंकि इसकी खास बात ये है कि इसमें 12 मंदिर हैं। आपको बता दो जो 12 द्वार हैं वो जैसे ब्रह्मांड में 12 द्वार दिए गए हैं, 12 मौसमों 12 राज्यों को ध्यान में रखते हुए ये 12 द्वार इस मंदिर में तैयार किए गए हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी माँ के दर्शन करने आता है या जो भी जिसकी भी श्रद्धालु के मन में जो श्रद्धा होती है, जो आस्था होती है, वो माँ अवश्य पूरा करती है और माँ काली उनके जीवन से सारे दुख नष्ट करके एक शुभ रात्रि के रूप में तब्दील कर देती है। आप देख रहे हैं यहाँ सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और बात अगर प्रशासन की करें तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। उसकी कोशिश है कि एक एक करके श्रद्धालु आए और उनकी आस्था को भी ठेस ना पहुंचे और माँ के दर्शन उनको हो जाए। छोटे छोटे बच्चे गोद में आ रहे हैं माँ के लिए। और वहीं मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से एक बार आपको पीछे दिखाएं, जो माँ की आरती होती है उसको इस तरीके से पूरे दीपक को रख देते हैं कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं जो माँ की आरती भी साथ में लेते हुए जाए, क्योंकि कहते भी है ना कि आप जितना आशीर्वाद अपने लिए पा ले वो आशीर्वाद भी आपके लिए कम होता है। यहाँ सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ और मन में एक ही आस्था है कि किसी भी तरीके से माँ के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सके। जी, तो श्रद्धालुओं की यही आराधना कि माँ सभी दुखों को हर ले और सभी श्रद्धालुओं को के जीवन में सुख शांति और उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। सुरेश, इन तमाम दर्शन के लिए साथ साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप कालका मंदिर से आएंगी तो तमाम जो यहाँ पर ऑफिस वाले हैं उनके लिए प्रसाद ज़रूर लगेगा, क्योंकि इन नवरात्रों के मौके पर जो लोग नहीं जा पाते, हमारी कोशिश डी न्यूज़ के मंच के माध्यम से होती है कि हम आपको सुबह सवेरे जो कई अहम मंदिर हैं उनके दर्शन कराएं। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या है खास। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त आ चुका है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और स्टूडियो में ही मौजूद हैं हमारी सहयोगी शैला, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप तमाम नगर क्षेत्रों से अखबार जगत से हमारे दर्शकों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद भावना और आंचल। अगर हम आज के अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो आज के अधिकतर जो समाचार पत्र हैं तो वो हरियाणा में भाजपा की जीत की हैट्रिक की खबर को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी है। अलग अलग समाचार पत्रों से मैं आपको हेडलाइंस बताऊंगी कि प्रथम हेडलाइन जो है वो भाजपा की जीत की हैट्रिक को बनाया है। पंजाब केसरी लिखता है कि हरियाणा में भाजपा की जीत की हैट्रिक, मोदी का मैजिक बरकरार, सभी एग्जिट पोल और सट्टा बाजार गलत निकले, भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला।
और वहीं नवभारत टाइम्स की बात करें तो वो लिखते हैं कि नायाब जीत, हरियाणा में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और एक बार फिर से वोटरों ने अपने जनादेश से चौंकाया है। तमाम पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए मंगलवार को हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक हैट्रिक जीत हासिल की है। पार्टी ने राज्य की 90 सीटों वाली विधानसभा में 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन किया है और अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं जनसत्ता लिखती है कि भाजपा के लिए सर्वश्रेष्ठ हरियाणा, कश्मीर में इंडिया की धूम। तो लगातार तीसरी बार भाजपा की जो सरकार आई है उसको जनसत्ता ने भी अपने प्रथम पृष्ठ पर प्रथम हेडलाइन बनाया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार कमल खिला है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन को सत्ता मिली है, हरियाणा में फिर आया भाजपा। तो इस खबर को जो है हिंदुस्तान ने अपनी प्रथम खबर बनाया है। इस ऐतिहासिक जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। और साथ ही साथ राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि हरियाणा भाजपा की हैट्रिक, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। एग्जिट पोल के तमाम अनुमान गलत साबित हुए दोनों राज्यों में, जिस प्रकार से भाजपा को स्पष्ट जनादेश मिला है। और वहीं एक दूसरी खबर की बात करते हैं। जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं उसे देखकर दिल्ली की राजनीति में भी अब दंगल हो सकता है। इसको लेकर जो है समाचार पत्रों ने इसे हेडलाइन बनाया है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि खुद जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी जो है इन नतीजों के बाद थोड़े से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको सुझाव दे रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म अवार्ड जो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री को अवार्ड दिया गया, उसकी खबर है। और साथ ही साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है और आमजन से जुड़ी हुई है उसको भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है, और वो ये है कि पेट्रोल पंप टॉयलेट के लॉक खुले रखें, नहीं तो अब लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और ये कहना है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। इसी के साथ समाचार पत्रों के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में पहुंचाने के लिए शैला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जिसकी बैठक शुरू हुई थी सोमवार को, आज क्या दरों को चेंज किया जाएगा, नहीं, इस पर लेंगे एक वार्ता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसलों की आज घोषणा होगी। 3 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। आज नज़र ये रहने वाली है गवर्नर साहब पर कि क्या ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा या दरों को अपरिवर्तित रखा जाएगा। हमने अभी देखा कि फेड ने कई सालों बाद दरें जो हैं वो घटाई थी, तो क्या उसका असर रिजर्व बैंक के फैसले पर पड़ेगा या नहीं, ये देखना होगा। मुंबई से हमारे साथ श्यामा मिश्रा जुड़ी हैं। श्यामा, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गवर्नर साहब महंगाई और ग्रोथ को देखते हुए आज EMI क्या कम हो पाएगी लोगों की अगर ब्याज दरों को चेंज किया जाता है, या फिर रखा जाएगा अपरिवर्तित? देखिए आंचल, पहले जब हम कवर कर रहे थे साल के शुरुआत में, तो ये माना जा रहा था कि साल के अंत में सितंबर या दिसंबर तक में
भारतीय रिजर्व बैंक के पास में इतनी एक स्पेस हो जाएगी कि रेट कट की तरफ हम बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं या अन्य फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आ सकता है और यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसी उम्मीद काफी सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। कुछ सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जो भारतीय रिजर्व बैंक का स्टैंड है वो भी बदला जा सकता है, वो ट्वीक किया जा सकता है, उसे न्यूट्रल किया जा सकता है। यानी कि अगर वो न्यूट्रल होता है तो वो ये माना जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ओपन रहेगा कटौती या बढ़ोतरी करने में। फिलहाल अगर हम देखें तो 6.5% है और ये लगातार 9 बार से बना हुआ है। अगर इस बार भी कोई कटौती नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये 10वीं बार हो जाएगा कि कोई यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक ये भी समस्या है कि जिस तरीके से महंगाई पैन हो रही है, गवर्नर शक्तिकांत दास हमेशा कहते हैं, हर रिजर्व बैंक पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि ये एक हाथी है जो जंगल में जा रहा है, लेकिन उसे देखते रहना पड़ेगा कि वो वापस ना आए। और यहाँ पर वही दिख रहा है कि वो वापस आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्याज का, बटाटे, आलू का, ये सब की जो बिल्कुल श्यामा, वित्तीय अनुशासन अपने आप में दोधारी तलवार है, क्योंकि आपको विकास को भी देखना है और इन्फ्लेशन को भी। लेकिन पिछली बार स्टैंड एकोमोडेटिव था, अब इसे क्या न्यूट्रल में तब्दील करते हैं गवर्नर साहब? ये 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पता लगेगा, और आगे भी आपसे आज पूरे दिन इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्यामा। नया सवेर में आप बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो भावना केम छो? आप सोच रही होंगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नया सवेरा के साखरी पड़ाव में भावना और मैं आपको छोड़ जा रहे हैं गुजरात के गरबा की झलकियों के साथ। जी हाँ, क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रहा है और साथ ही साथ गरबा की भी धूम चल रही है। आप इन गरबा की झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे आंचल नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।